सुहानी का वो अधूरा जवाब सुनकर युवराज उसे बस देखता रह जाता है। सुहानी की नजरें झुकी हुई थी। वो अपनी नजरें उठाकर युवराज को नहीं देख पा रही थी। अपनी नजरें झुकाए सुहानी यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे एहसास था कि जो बात उसने अभी कही थी शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ सेकंड के बाद युवराज सुहानी से अपनी नजर हटाकर घड़ी देखता है। वो इस वक्त काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो जा रहा था। युवराज वहां से उठते हुए कहता, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, काफी रात हो गई है। सुहानी टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाती है। टाइम देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। युवराज के साथ पढ़ते हुए 6 घंटे कैसे बीत गए थे उसे पता ही नहीं चला। सुहानी उठकर युवराज के साथ वहां से निकल जाती है। युवराज की कार शिमला की सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। सुहानी देखती कि युवराज पुराने रोड वाले रास्ते से जा रहा था। वो युवराज से कहती, युवराज सर, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो खतरनाक है ना। युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवराज की कार जब पुराने रोड को पार करके आगे बढ़ती है तो उन्हें एक और कार दिखाई पड़ती है। उस कार को देखकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती है। उस कार के ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। कार के अंदर की लाइट और हेडलाइट दोनों ही ऑन थे। यह सब देखकर युवराज अलर्ट हो जाता। उसके मन में अब एक ही बात आ रही थी, कहीं उस साये ने आज फिर से किसी को तो। युवराज जो सोचते हुए अपनी कार आगे बढ़ाता है। सुहानी की नजर भी उस कार पर पड़ती है। वो भी यही सोचने लगती है जो युवराज सोच रहा था। उस कार के करीब जाने पर युवराज देखता है कि वो एक पुलिस कार है। उस कार के सामने एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। युवराज फौरन कार रोक देता है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए सुहानी से कहता है, बाहर मत निकलना। ये कहते युवराज कार से बाहर निकलकर उस आदमी की तरफ तेजी से जाता है। सुहानी भी कार से बाहर निकल जाती है। 1 सेकेंड के लिए युवराज उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर सड़क पर पड़े हुए उस आदमी के पास चला जाता है। पुलिस कार देखते ही अर्नब को अंदाजा हो गया था कि वो आदमी अर्नब ही हो सकता है। युवराज अर्नब के सर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी वहां पहुंच जाती है। गाड़ी के हेडलाइट से अर्नब का चेहरा दिख रहा था। सुहानी हैरान होकर कहती, ये तो एसपी सर हैं। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अर्नब के नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करता है। इसके बाद वो अर्नब की कलाई अपने हाथ में लेकर उसके पल्स चेक करने लगता है। युवराज सुहानी की तरफ एक नजर देखकर कहता है, ये जिंदा है। यह सुनकर सुहानी के चेहरे की घबराहट कम होती है और वो भी चैन की सांस लेती है। युवराज अभी भी अर्नब को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्नब के दोनों कान पर पड़ती है। अर्नब के कान के आसपास खून था। यह देखकर युवराज समझ जाता है कि उस साये ने ही अर्नब पर हमला किया है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अर्नब अभी तक जिंदा कैसे है। जिस तरह से अर्नब पर हमला हुआ था उसे अब तक मर जाना चाहिए था। युवराज ये सब सोच ही रहा था। तभी सुहानी उससे कहती है, युवराज सर, हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है। वो सुहानी को देखकर कहता है, हाँ। युवराज अर्नब को उठाकर अपने कार की बैक सीट पर लिटा देता है। युवराज और सुहानी कार के फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और युवराज कार आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद युवराज सेंट थॉमस हॉस्टल के आगे अपनी कार रोककर सुहानी से कहता, तुम अंदर जाओ और जो आज हमने पढ़ा है उसे एक बार और रिवाइज कर लेना। सुहानी कहते, लेकिन हमें तो एसपी सर को हॉस्पिटल लेकर जाना था ना। तो मैं युवराज सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, हॉस्टल थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगा, तुम हॉस्टल के अंदर जाओ, मैं एसपी सिंह को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वैसे भी कल तुम्हारा एग्जाम है तो तुम आराम करो। इससे पहले कि सुहानी कुछ और कहती, युवराज उसकी साइड का दरवाजा खोल देता है। सुहानी समझ जाती कि युवराज उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वो हॉस्टल जाने का फैसला करती है और कार के बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी युवराज उससे कहता, सुनो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज थोड़ा रुककर कहता है, ऑल द बेस्ट। सुहानी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती, थैंक यू। इसके बाद वो कार से उतर जाती है। सुहानी के कार से उतरते युवराज तेजी से अपनी कार आगे बढ़ा देता है। कार चलाते हुए युवराज का दिमाग बार बार उसे जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग से वो पूरा सीन फिर से चलने लगता है जब अर्नब रोड पर पड़ा था और युवराज उसके सर के पास बैठा था। युवराज बार बार उसी सीन को अपने दिमाग में सोचते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर सेकंड साफ दिखाई दे रहा था। उसकी भौहें जुड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल रेस्टलेस था। कुछ देर के बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी कार रोक देता है और तुरंत ही पीछे पलटकर अर्नब की तरफ देखता है। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीछे अर्नब बेहोश पड़ा था। युवराज अपना दाहिना हाथ अर्नब के सीने पर रखता है। अर्नब के सीने पर हाथ रखकर युवराज कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था।
तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। युवराज देखता है कि अब उसके हाथ में किसी तरह का राख या भभूत लगा हुआ था। ये भभूत अर्नब की शर्ट पर था। ये वही भभूत था जो उस लड़की ने अर्नब के ऊपर डाला था। इस भभूत की वजह से ही अर्नब पर फिर से उस साये की नजर नहीं पड़ी थी। उस भभूत को देखते हुए युवराज कहता है, इसका मतलब वो शिमला आ गई है। युवराज समझ गया था कि अर्नब की जान किसने बचाई है। वो फिर से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल आ जाता है। युवराज अर्नब को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। युवराज जानता था कि अर्नब अब खतरे से बाहर है, इसलिए वो बेफिक्र होकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले युवराज ने पुलिस डिपार्टमेंट को अर्नब के बारे में बता दिया था, जिससे गोपाल और कुछ पुलिस वाले अर्नब का ध्यान रखने हॉस्पिटल आ गए थे। इधर युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर आती है। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका रूम अंदर से बंद है। सुहानी दरवाजा खटखटाते हुए निशा को आवाज देती है। थोड़ी देर में उसके कमरे के अंदर से निशा की धीमी सी आवाज आती है, कौन है? सुहानी भी धीरे सी आवाज देती है, मैं हूँ सुहानी। इसके बाद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। निशा दरवाजे से अपना सर बाहर निकाल कर इधर उधर देखती है। निशा अपने आसपास इस तरह से देख रही थी जैसे अंदर उसने कुछ छुपा कर रखा हो। जब उसे बाहर सुहानी के अलावा कोई और नहीं दिखता तो वो सुहानी से कहती है, जल्दी से अंदर आ जा। सुहानी को निशा की यह हरकत अजीब लग रही थी। वो कमरे के अंदर आ जाती है। सुहानी के कमरे में एंटर करते ही निशा झट से दरवाजा बंद कर देती है। सुहानी निशा की यह हरकत समझ नहीं पाती और परेशान होकर उसे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई था। वो और कोई नहीं, निशा के स्टडी टेबल के पास बैठा विवेक था। विवेक सुहानी को देखकर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हाय सुहानी। सुहानी उसे अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। सुहानी शक भरी नजरों से एक बार विवेक और एक बार निशा को देखने लगती है। सुहानी थोड़ी नाराजगी के साथ निशा से कहती, इतनी रात को विवेक हमारे रूम में क्या कर रहा है? निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहती, नहीं नहीं, जो तू समझ रही वैसा कुछ नहीं। विवेक और मैं यहाँ कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके कहती, एग्जाम की तैयारी? निशा सुहानी से शिकायत करते हुए कहती, और क्या, मुझे कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेस हो रहा था। मैंने तुझे कई बार कॉल किया लेकिन तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैं क्या करती? मुझे विवेक को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ा। ये सुनकर सुहानी कहती, लेकिन विवेक हॉस्टल के अंदर आया कैसे? निशा विक्ट्री स्माइल के साथ खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती, यहाँ से। अब शक करने की बारी निशा की थी। वो सुहानी से कहती है, तू इतनी रात कहाँ से आ रही है और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुहानी निशा और विवेक को लाइब्रेरी में हुई सारी बातें बता देती और कहती, मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए मेरा फोन साइलेंट था, तो मैंने तेरा कॉल नहीं देखा। निशा और विवेक को जब ये पता चलता है कि सुहानी पिछले कई घंटों से युवराज के साथ लाइब्रेरी में थी तो वो दोनों सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ देखने लगते हैं। निशा अपने कंधे से सुहानी के कंधे पर धीरे से मारकर कहती है, तेरा और युवराज सर का कोई सीन चल रहा है क्या ना? सुहानी निशा को डांटते हुए कहती है, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। सुहानी निशा को ताना मारते हुए कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो युवराज सर तुझे एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों दे रहे थे? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सुहानी निशा को ताना मारते हुए कहती, मेरे और युवराज सर के बारे में लिखने से तुम दोनों को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही निशा और विवेक को कल होने वाले एग्जाम की याद आ जाती है और फिर से घबराने लगते हैं। उन्हें घबराता देखकर सुहानी उनसे कहती है, मुझे युवराज सर ने सारे चैप्टर समझा दिए हैं, चलो वो मैं तुम दोनों को पढ़ाती हूँ, तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और मेरा रिवीजन। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक को पढ़ाने लगती है। शिमला के पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक बड़ा सा बंगला था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ फैले थे जिन पर बर्फ की सफेद परत जमी हुई थी। उस जंगल में भेड़िए की आवाज गूंज रही है। बंगले के बाहर 4 बड़े बड़े कंटेनर रखे थे। उस कंटेनर के अंदर से कंटेनर को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों को उस कंटेनर के अंदर रखा गया है जो बाहर निकलने के लिए उसे पीट रहे हैं। उस बंगले के 5-6 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं था। शायद इसलिए उस कंटेनर को यहाँ रखा गया था ताकि उसे कोई देख न सके। यह सीन किसी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में एक औरत बैठी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिख नहीं रहा था। उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिससे आग निकल रही थी। उस कुंड के आसपास काले जादू का सामान फैला हुआ था, जैसे कलश में खून, कुछ हड्डियां, कुछ मानो खोपड़ियां। वो औरत उस हवन कुंड के सामने ध्यान मुद्रा में बैठी थी।
तभी उस बंगले के अंदर से एक चीखती आवाज के साथ एक काला साया आता और हवन कुंड के दूसरी तरफ जाकर रुक जाता है। उस साये के सामने आते वो औरत कहती है, बस आज की रात, और फिर कल से तुम्हें शरीर पाने के लिए शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल इस क्रिया के पूरा होते ही तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। उस साये के गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी और वो औरत उस साये से कहती, क्या हुआ, आज नहीं मिला शिकार क्या? वो साया अपनी डरावनी आवाज में कहता, वो युवराज, उसकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ने लगी हैं। अब उसके मन से मेरा डर खत्म हो रहा है। वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है। और वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम युवराज से घबरा रही हो? वो अभी बच्चा है और उसके पास अब तो बस 6 महीने ही बचे हैं, फिर उसकी जान हमारी हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो औरत कहती, हाँ, उसकी शक्तियाँ मेरी उम्मीद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा था उसे तुमने 11 साल पहले ही मार दिया है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बस अब कल रात का इंतजार। ये कहकर वो औरत अपनी आंख बंद करके फिर से अपनी साधना में लग जाती है। सुबह के 8 बजे थे। हॉस्पिटल में अर्नब अपने बेड पर लेटा था। सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कुछ ही देर में एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। उठने के बाद अर्नब हैरान होकर अपने आसपास देखता है। उसे समझ में आता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी थी और पास में कुछ मशीनें थीं जो उसे मॉनिटर कर रही थी। अर्नब खुद को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और खुद से कहता, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। आखिर अर्नब का कौन सा काम बहुत बड़ा था, वो इतना जरूरी, जो अपनी सेहत का भी परवाह नहीं करता है? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके।